हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके ट्रिक में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मास्टर वीडियो जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और यह मास्टर वीडियो आपके लिए जो आगामी कोई सी भी परीक्षाएं हैं, पुलिस की हैं या फिर एसएससी की हैं या फिर फॉरेस्ट की हैं, ग्रुप सी की है, ग्रुप डी की है, रेलवे की है, बैंक की है, आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपके लिए होने वाली है। एक मास्टर वीडियो, एक इम्पोर्टेंट वीडियो, जहाँ से कि आपको प्रत्येक एग्जामिनेशन में कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। खास तौर पर स्पेशली यह वीडियो मैंने पुलिस भर्ती परीक्षा जो अब होनी है, उत्तराखंड पुलिस, उसके लिए खास तौर पर ये वीडियो सेलेक्ट किया है, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो रेलवे से हैं या फिर वो पुलिस से हैं, तो उनके जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, उनसे ये क्वेश्चन लिए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इन क्वेश्चनों के बारे में आपको पूरा डीपली बताऊंगा, इनकी पूरी संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर ये एक महा मैराथन जो है, कह सकते हैं इसको, यह वीडियो आपके लिए होने वाली है, एक मास्टर वीडियो हम कह सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा देखें, पूरा देखेंगे और नोट डाउन करते हुए चलेंगे, तो आप जो है काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। खास आप लोगों को यह वीडियो मैंने बना रखी है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे वीडियो पर। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको। फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस की सीरीज है, ये मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ। और फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे इन सभी क्वेश्चंस के बारे में, और इनसे जुड़े जो अन्य क्वेश्चंस हैं, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाला है, एक महा मैराथन। तो इस टाइम आप लोग यहाँ पर वीडियो पर बने रहें। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम शुरू करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के लोगों द्वारा निम्न में से किस धातु का, देख लीजिए पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, सैंधव सभ्यता के लोगों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो सैंधव सभ्यता के लोगों ने कौन सी धातु सर्वप्रथम चलाई, किस धातु का उन्होंने खनन किया था, सबसे पहले किस धातु का उनको पता चला था, तो वह था फ्रेंड्स कांस्य। किस धातु का पता चला था, तो वह था फ्रेंड्स कांस्य धातु का पता। सैंधव सभ्यता यानी जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में विकसित एक प्रमुख नगरीय सभ्यता थी, एक प्राचीन सभ्यता जिसको कहा जाता है, एक प्रमुख नगरीय सभ्यता थी जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर सैंधव सभ्यता इसको कहा जाता है, या फिर इसको हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ये नाम भी से भी इनको जाना जाता है। इनके अलग अलग नगर हैं। ये वीडियो मैंने सेपरेट बनाई हुई है। अगर इस सभ्यता के बारे में आपको संपूर्ण डिटेल चाहिए तो चैनल में जाइए, और चैनल में जाकर के ये वीडियो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे, आपने क्या करना है ना दोस्तों, यहाँ पर ये आपका ये लगा लीजिए, एक तरीके से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें अपना बेस देखिए। ये क्वेश्चन, इनमें से आपको कितने क्वेश्चन पहले से पता हैं, कितने क्वेश्चन आप इसमें अटेंड कर पाते हैं पहले से, तो कितने क्वेश्चन आपको सही मालूम है। इनमें से जितने मैं बताऊंगा, इनमें से आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर देना कि भाई मैंने इतने क्वेश्चन इसमें सही करे थे, मतलब। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप अधिकांश तो क्वेश्चन आप इसमें से करते हैं, तो हो सकता है कि आपका 50% चांस हो जाए किसी एग्जाम में निकलने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला क्वेश्चन बात करेंगे, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। तो उज्जैन, वर्तमान समय में उज्जैन कहा जाता है एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है, धार्मिक स्थल है भारत का। तो इसका प्राचीन समय में क्या नाम था, तो फ्रेंड्स तक्षशिला नहीं, इंद्रप्रस्थ नहीं, इसका जो प्राचीन नाम था वह था अवंतिका। फ्रेंड्स, उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो अवंतिका था। और यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है उज्जैन में, और ये जो है फ्रेंड्स अवंतिका, इसको पहले नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कुलहीन कहा गया है।
वृषल, वृषल का मतलब होता है कुलहीन, यानी कुल को बर्बाद करने वाला, कुल को नष्ट करने वाला। भाई चंद्रगुप्त मौर्य इतने महान सम्राट थे भारत में, तो उनको ऐसा कहा गया है, किसी ने अपने ग्रंथ में उसको ऐसा कहा गया। तो फ्रेंड्स किस ग्रंथ में उसको ऐसा क्या? पहला है मुद्रा राक्षस, इंडिका, अर्थशास्त्र, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि ये तीनों के तीनों क्या हैं? प्रमुख विद्वानों के द्वारा लिखी हुई रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं। और इन ग्रंथों में से एक ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या कुलहीन कहा गया था। फ्रेंड्स यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, मुद्रा राक्षस जो है वह विशाख दत्त की एक प्रमुख ग्रंथ है। उसका किसका है? तो फ्रेंड्स ये है विशाख दत्त। आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए प्यारे दोस्तों। आपको सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलना है। विशाख दत्त जो है वो उसने मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ लिखा था। इंडिका जो थी जो है वो मेगास्थनीज ने लिखा था। किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। क्या? इंडिका। अच्छा, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज सिकंदर का राजदूत था। ये सिकंदर का राजदूत था, लेकिन ये बाद में क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है। अच्छा, तो इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना आप सभी को पता होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया। तो दोस्तों ये अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य, जिसको अलग सा नाम कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य या कौटिल्य इसको कहा जाता है। फ्रेंड्स इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। तो आप लोगों ने अनुमान तो लगा ही लिया होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल किसने अपने ग्रंथ में कहा था? कौन सा ग्रंथ है जिसमें कहा गया था? तो दोस्तों वह था विशाख दत्त ने लिखी मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त ने लिखी मुद्रा राक्षस में क्या कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। अच्छा, यहाँ पर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो फ्रेंड्स यह है अर्थशास्त्र जो नामक किताब है। इसमें राजाओं के राजनीतिक जो मामले होते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। राजनीतिक संबंधों के बारे में किताब है, ना कि आर्थिक संबंधों के बारे में। अर्थशास्त्र का कोई जिक्र इस किताब में नहीं है। इसमें राजनीतिक मामलों से जुड़ी हुई समस्याएं से उनका जो पैटर्न है वह इस किताब में अंकित है। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। अच्छा, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, अक्षांश और देशांतर तो फ्रेंड्स हम पढ़ते आ रहे हैं। छोटी छोटी कक्षाओं से अक्षांश और देशांतर हमको अच्छी तरीके से ज्ञात है। अच्छा है ना, जो माना इस तरीके से पृथ्वी पर इस तरीके से खींची हुई रेखाएं अक्षांश है ना फ्रेंड्स, ऐसी मतलब ऐसी क्षैतिज रूप से जो रेखाएं खींची हुई थे अक्षांश कहा जाता है, आपको पता ही होगा। और जो ऊर्ध्वाधर होती है वह देशांतर होती है। मतलब ये, अच्छा ज़्यादा नहीं बताएंगे। अक्षांश रेखाओं की, एक अक्षांश रेखा की दूसरे अक्षांश रेखा के जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितना होता है। मतलब माना यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी या यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी ये कितनी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऑप्शन में दे रखे हैं 107 किलोमीटर, 105 किलोमीटर, 111 किलोमीटर और 121 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप लोगों ने अनुमान लगा दिया होगा कि कौन सा क्वेश्चन इसमें सही बनने वाला है हमारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 111 किलोमीटर होती है। ये दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच में दूरी होती है वह 111 किलोमीटर की होती है। फ्रेंड्स एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा गया है। फ्रेंड्स देख लीजिए, प्रकाश स्तंभ। अच्छा, प्रकाश स्तंभ मतलब एक आप लगा ले कि उजाला हो रहा हो, प्रकाश उत्पन्न हो रहा हो। अच्छा, प्रकाश स्तंभ, प्रकाश उत्पन्न क्यों हो रहा है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। आग लगने से, ज्वालामुखी से, या फिर है ना अन्य भूकंप आने से, अलग अलग तरीके से आग लगती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रकाश स्तंभ है यह ज्वालामुखी से जो आग लगती है, ज्वालामुखी से जो विस्फोट के बाद जो लावा और मैग्मा धरातल पर आता है उससे जो रोशनी उत्पन्न होती है इसको प्रकाश स्तंभ कहा गया है। ऐसा ये भूमध्य सागर में होता है। भूमध्य सागर
भूमध्य सागर के जो उत्तर पश्चिम में आपका जो सिसिली द्वीप है और उसके जो समीप लिपारी द्वीप है। सिसिली और लिपारी द्वीप में आपका इनमें से एक स्थल है जहां पर यह घटना होती है। तो यह वेसुवियस, जिब्राल्टर हवाई द्वीप और स्ट्रोम्बोली। फ्रेंड्स, यह होती है स्ट्रोम्बोली, जो कि लिपारी द्वीप पर एक स्थल का नाम है स्ट्रोम्बोली, और जहाँ पर कि क्या होता है, मतलब ज्वालामुखी से जो लावा मैग्मा होता है उससे बहुत बड़े प्रकाश की उत्पत्ति होती है, जिसको कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली। याद रहेगा दोस्तों। बात करेंगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परावर्तित होती है? अच्छा, हमने पढ़ा है ना, वायुमंडल से रेडियो तरंगें परावर्तित होती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पृथ्वी पर मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं, टेलीविज़न चल रहे हैं, अनेक प्रकार के जो मीडिया उपकरण हैं जो वो चल रहे हैं, है ना। तो ये रेडियो तरंगों का परावर्तन हमारे वायुमंडल की जो 5 लेयर होती है उनमें से कौन से लेयर पर है ना, किस लेयर से ये रेडियो तरंगें परावर्तित हो जाती है, हमने इसको पढ़ा है दोस्तों। कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो क्षोभ मंडल पहला मंडल है ना, मौसम संबंधी घटनाएं, बारिश का होना है, तूफान वगैरह आना, या फिर बादल का बनना, सारा इसमें होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बादल जैसी घटनाएं, बादल का बनना वगैरह कहाँ पर होता है, तो ये यहाँ पर होता है क्षोभ मंडल में, है ना। और ये धरातल की सबसे पहली परत है ना। आता है कि पृथ्वी से सबसे पहले नंबर की परत कौन सी है, तो ये क्षोभ मंडल है ना। अगला आयन मंडल। तो फ्रेंड्स, यही इसका सही आंसर है, आयन मंडल। और यहाँ से क्या होती है, रेडियो तरंगें परावर्तित हो जाती है। समताप मंडल, पहले क्षोभ मंडल आता है और फिर समताप मंडल आता है। तो समताप मंडल में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने बहुत सारे पेपर्स में देखा हुआ है कि समान ताप वायुमंडल के किस भाग में पाया जाता है, तापमान में समान दशाएं पाई जाती है, तो यह समताप। लेकिन नाम ही से पता चल रहा है कि समताप मंडल में समान ताप क्या होता है, पाया जाता है। अच्छा, मध्य मंडल, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी पेपर्स में, जिसमें पूछा गया है कि उल्का जो है, उल्का पिंड है ना, तो छोटे छोटे जो उल्का पिंड हैं कैसे होते हैं, मतलब जैसे कि ग्रहों के छोटे रूप, उपग्रहों के छोटे छोटे रूप, छोटे छोटे टुकड़े। अच्छा, ये जो टुकड़े हैं यह क्या होते हैं, मध्य मंडल में आकर के नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। अच्छा, उल्का पिंड कौन से मंडल में आकर के जल जाते हैं, तो यह है मध्य मंडल में आकर के जल जाते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन है वह आपको यह है मैंने बता दिए है। और आयन मंडल जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि रेडियो तरंगों के लिए कौन सा मंडल, आयन मंडल। अच्छा, बादल बनने के लिए कौन सा मंडल, क्षोभ मंडल। तापमान समान नियत पाया जाता है, समताप मंडल। अच्छा, इसके एक दूसरे, यहाँ पर हेलीकॉप्टर वगैरह भी चलते हैं, हवाई जहाज किस मंडल में चलते हैं, समताप मंडल, है ना। अच्छा, मध्य मंडल, उल्काएं जो होती है वह जल करके नष्ट हो जाती है, पृथ्वी पर नहीं आने देती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इतने सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है, और इसके बाद हम और क्वेश्चन को पेशेंस बनाए रखें, और मुझे कमेंट में अवश्य बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं और आप कितने क्वेश्चन सही है, मतलब किसने कितने क्वेश्चन का आपको पहले से पूरा जवाब आता था। फ्रेंड्स, दोस्तों, मैं भी जान लूँगा कि आपको मतलब आप कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, कम से कम मुझे भी पता लगेगा, मैं भी उसके हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो आप वीडियो पर बने रहें। चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो का। तो दोस्तों, यहाँ पर आप वीडियो पर बने रहें और मेरे फटाफट से क्वेश्चनों का जवाब देते रहिए। तो देखते हैं आपका बेस कैसे मजबूत नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाने वाली नहर है। अच्छा, ये लाल सागर और भूमध्य सागर जो है, ये दोनों को एक नहर आपस में जोड़ रही है। उस नहर का आपको नाम बताना है। कील नहर, स्वेज नहर, पनामा नहर और इरी नहर जो है, इन चारों में से कौन सी नहर है जो इन दोनों को जोड़ रही है, इन सागरों को जोड़ रही है? तो फ्रेंड्स, आपने ये पढ़ा होगा, तो मैं आपको बता दूं, वह नहर है स्वेज नहर, है ना फ्रेंड्स। स्वेज नहर जो कहाँ है, मिस्र देश में, अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र देश में स्थित है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नहर है, ये नहर पश्चिमी देशों को पूर्वी दो देशों से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती है। इससे प्रमुख हवाई जहाज जो है, समुद्री जहाज जो है,
वो इससे प्रमुख समुद्री जहाज इससे चलाए जाते हैं, इससे चलते हैं, इस नहर से होकर के जाते हैं। अच्छा, दूसरा है फ्रेंड्स पनामा नहर। अच्छा, पनामा नहर जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से मिलाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से कौन सी नहर मिला रही है, तो पनामा नहर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्वेज नहर, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से आपस में मिला रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल आपका भूमध्य रेखा के समीप ये जो स्वेज नहर है ये पड़ता है। अगला हम बात करेंगे फ्रेंड्स नंबर 8 क्वेश्चन की। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन किस नदी के किनारे है स्थित है? तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। टेम्स नदी, राइन नदी, टाइबर नदी और डैन्यूब नदी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो टेम्स नदी है, देखो टेम्स नदी जो है ये लंदन इसके किनारे है, टेम्स नदी के किनारे। और फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करेंगे जो राइन नदी है यह जर्मनी के किनारे है। फ्रेंड्स कहाँ पर है? तो जर्मनी, याद रख लेना कि राइन नदी कहाँ है, जर्मनी शहर के किनारे है। तो इसको मतलब जर्मनी शहर से होकर के जाती है राइन नदी। और ऐसे कैसे राइन नदी के बारे में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है यूरोप में? अच्छा, तो वह है राइन नदी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर टाइबर नदी, फ्रेंड्स यहाँ पर किस शहर से होकर के जाती है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स मुझे कमेंट कर दीजिए कि टाइबर नदी किस शहर से होकर के जाती है यूरोप महाद्वीप में, है तो यूरोप महाद्वीप में। और डैन्यूब नदी जो है फ्रेंड्स यह आपका फ्रेंड्स यह कहाँ पर है ये भी बता दो। तो यह है आपका जो वियना है ना, वियना से होकर के जाती है, वियना के किनारे है ये डैन्यूब नदी जो है। वियना कौन क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर यह जो है वियना नदी के किनारे है। तो लंदन टेम्स नदी के किनारे हो गया है आपका, राइन नदी जर्मनी के किनारे हो गया है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जो है उसके किनारे डैन्यूब नदी है। और टाइबर नदी को आप कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है इसका आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? अच्छा, गुप्त काल की बात हो रही है, तो गुप्त काल में जो औषधि शास्त्र था इसका प्रमुख विद्वान कौन था फ्रेंड्स? तो इसका प्रमुख विद्वान है वाग्भट। कौन है फ्रेंड्स? इसका प्रमुख विद्वान है वाग्भट। तो आप इसे नोट डाउन करेंगे, गुप्त काल। अच्छा, भारत में जो गुप्त वंश चला था, तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो जरा आप मुझे बताइए कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? गैस कर लीजिए आपका जवाब सही है या नहीं है। देख लीजिए, गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह था फ्रेंड्स श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। तो यह भी आता है कि भारत में गुप्त वंश का पहला संस्थापक कौन था? तो ये कौन था? श्रीगुप्त था। और जो गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान हुआ करता था उसका नाम था वाग्भट। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कहा जा रहा है यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत शिखर बताना है आपको। पर्वत तो आपको पता ही है कि पर्वत विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में हैं, सभी क्षेत्रों में कोई ना कोई पर्वत विद्यमान है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर यूरोप महाद्वीप के पर्वतों के बारे में बोला जाए, ऊंचा पर्वत मतलब सर्वोच्च शिखर, पर्वत शिखर मतलब सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लूँ, इसका नाम है माउंट एल्ब्रुस। इस क्वेश्चन का सही जवाब है माउंट एल्ब्रुस। अच्छा, ये जो है माउंट एल्ब्रुस ये यूरोप महाद्वीप में पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है माउंट एल्ब्रुस। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर रहे हैं जो माउंट एकांकागुआ है। माउंट एकांकागुआ ये कहाँ पर है? तो माउंट एकांकागुआ जो है ये आपका पड़ता है फ्रेंड्स दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। अच्छा, एंडीज पर्वतमाला आप जानते होंगे ना, एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी आएगी कि सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो एंडीज, जो कहाँ पे पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। पश्चिमी भाग में समांतरिक वलित पर्वत है
और इसकी सबसे ऊंची चोटी को माउंट एकांकागुआ कहा जाता है। माउंट एकांकागुआ कहा जाता है। यूरोप में आप मुझे ये बताइए कि यूरोप में जो आपका यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप एशिया महाद्वीप से अलग करने वाला पर्वत है वह कौन सा है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? वह है यूराल पर्वत। जो यूरोप को एशिया महाद्वीप से अलग कर रहा है नाम क्या है? यूराल पर्वत। इसके अलावा यूरोप में किसी एक मोड़दार वलित पर्वत का नाम बताइए। तो उसका नाम है आल्प्स। उत्तरी अमेरिका में एक मोड़दार पर्वत का नाम बताइए। तो रॉकीज। अच्छा, रॉकीज की बात करें तो रॉकीज का स्थान दूसरे नंबर पर आता है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में। पहला एंडीज, जिसकी सर्वोच्च शिखर क्या है? माउंट एकांकागुआ, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। प्रथम तो ये है। और द्वितीय में क्या है आपका? द्वितीय में कौन सी है? तो द्वितीय में आपका फ्रेंड्स हो जाएगा रॉकीज पर्वत श्रेणी, जो उत्तरी अमेरिका में विद्यमान है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका सही जवाब हो गया यूरोप महाद्वीप में सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एल्ब्रुस, ना कि ये। अभी आप इसको समझ बैठेंगे, ये नहीं है फ्रेंड्स, माउंट एल्ब्रुस है। अच्छा, अगला क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? स्वर्ण मंदिर, अच्छा ये कहाँ पर है? भारत को आपको पता है भारत में किस जगह पर है? तो यह अमृतसर में है। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। और इसका जो निर्माण था वह किसने किया था फ्रेंड्स? यहाँ पर ये गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, ये कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिख धर्म के गुरु हैं। सिख धर्म के गुरु ये सभी हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सिख धर्म के प्रथम गुरु हुआ करते थे उसका नाम क्या है? पहले इसी क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं आपको। तो स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण किया था सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव, सिख धर्म के 5वें गुरु। अच्छा, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? तो कुल हुए थे फ्रेंड्स 24। कितने हुए थे? 24। अच्छा, 24वां गुरु कौन था? गुरु गोविंद सिंह। ये 24वें नंबर के सिख धर्म के गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। इसको अंतिम सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। ये क्वेश्चन आता है। प्रथम कौन था? तो प्रथम था ऋषभदेव। कौन था? ऋषभदेव। नोट डाउन कर लीजिए, आपका प्रथम पूछा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर 23वें नंबर की बात करें तो वो था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें नंबर के थे। और गुरु गोविंद सिंह जो था ये आपके 24वें नंबर के सिख धर्म के गुरु हैं। 5वें नंबर में आपके गुरु अर्जुन देव आते हैं। और फिर गुरु रामदास ये भी आते हैं सिख धर्म के गुरु। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का स्वर्ण मंदिर का निर्माण अमृतसर में किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। अच्छा, स्वर्ण मंदिर किस देव के लिए समर्पित है? तो आप बता दीजिए जरा, स्वर्ण मंदिर में किस देवता की पूजा होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दूं कि सूर्य भगवान जो है सूर्य देव की यहाँ पर पूजा होती है इस मंदिर में। अगला क्वेश्चन है नंबर 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व का फेफड़ा नाम से जाना जाता है? विश्व का फेफड़ा किसको कहते हैं? मतलब विश्व के सबसे ज्यादा वहां पर पाई जाने वाली जैव विविधता मिलती है, बहुत अधिक जैव विविधता मिलती है वहाँ पे। वो प्रमुख क्षेत्र होता है जो जलवायु की दृष्टि से हम देख लें तो इसको कहेंगे विश्व का फेफड़ा जो है वो किसको कहा जाता है? तो ये है विश्ववीय वन। किसको कहा जाएगा? विश्ववीय वन। विश्ववीय वनों को विश्व का फेफड़ा के नाम से जाना जाता है जैव विविधता के कारण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश यानी परिश्रम का प्रदेश कहा जाता है? जो आपका रीजन ऑफ एफर्ट्स जिसको कहते हैं वो आपका किस प्रदेश को यहाँ पर कहा जाता है? प्रयास का प्रदेश, मेहनत का, सवाना प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, मानसूनी प्रदेश और पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश, इनमें से आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं जो प्रयास का प्रदेश है वह पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को कहा जाता है फ्रेंड्स, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। इनमें प्रमुख रूप से फ्रेंड्स आपका
डेनमार्क हो गया, आपका जर्मनी हो गया, नीदरलैंड जर्मनी हो गया, ये आपके मुख्य रूप से यहाँ पर देश आते हैं। उसके बाद बात करें हैं 14 नंबर क्वेश्चन की, तो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि रॉकीज जो है वो एक पर्वतमाला, जो पहले मैंने आपको बता दिया है, दूसरे नंबर का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है, सबसे लंबी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो वहाँ पर जो हवाएं चलती है उसको क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन चिनूक, खमसिन, हरिकेन और सिराको। इनमें से क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? दोस्तों यहाँ पर बता दूं, इन हवाओं को चिनूक कहा जाता है। तो जो आपके उस पर्वत के से नीचे उतरने वाली जो हवाएं होती है, इनको चिनूक के नाम से जाना जाता है। और जो हवाएं होती है, जो खमसिन हवाएं जो होती है, ये मिस्र में चलती है। कहाँ पे चलती है? मिस्र में चलती है। और हरिकेन जो है ये कैरेबियन द्वीप समूह पर चलती है, यानी मैक्सिको की खाड़ी में भी आपका हरिकेन चलता है, कैरेबियन द्वीप समूह। और सिराको ये कहाँ चलता है फ्रेंड्स? आपको कमेंट करना है और कमेंट में आपको मुझे बताना है कि सिराको जो है ये स्थानीय हवाएं कहाँ पर चलती है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट। श्वेत विद्रोह किस गवर्नर के समय की घटना है? श्वेत विद्रोह यह भारत में की बात है, भारत में ही यह विद्रोह हुआ था, श्वेत विद्रोह। और ये सभी भारत में गवर्नर जनरल रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नर जनरल। तो इनमें से किसके टाइम पर श्वेत विद्रोह हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव। किसके? फ्रेंड्स रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर श्वेत विद्रोह हुआ था। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? तो यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। यानी जब बंगाल के गवर्नर को क्या कहते थे? जो ब्रिटिश गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर के नाम से जाना जाता है ना। जैसे पहले बंगाल के नवाब हुआ करते, जैसे सिराजुद्दौला वगैरह, है ना। तो नवाब बाद में इन लोगों ने हटा दिया, अंग्रेजों ने। अब बाद में इन्होंने बंगाल का गवर्नर नियुक्त कहने लगे उस पद को, बंगाल का गवर्नर। तो सबसे पहले और अंतिम में रॉबर्ट क्लाइव ही बने थे। तो फर्स्ट भी यही है और अंतिम भी यही है, बंगाल का गवर्नर। अच्छा, उसके बाद क्या है? ये कंपनी के अधीन जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल, बाद में उन्होंने बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम भी हटा दिया और नाम रख दिया ब्रिटिश गवर्नर जनरल। अच्छा, तो कंपनी के अधीन जो पूर्ण रूप से सत्ता कंपनी के पास आ गई थी, तो उस समय पर प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। कौन था फ्रेंड्स? वॉरेन हेस्टिंग। तो आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए कि ब्रिटिश सत्ता में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ये कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। अगर प्रथम गवर्नर जनरल की बात होगी तो वो रॉबर्ट क्लाइव है, और अंतिम की बात होगी तो ये भी यही है ना। बंगाल की बात होगी तो ये है। अच्छा, बंगाल की बात नहीं होगी, अगर कंपनी के अधीन की बात होगी तो वॉरेन हेस्टिंग। अच्छा, कॉर्नवालिस के बारे में आप, ये भी गवर्नर जनरल रहे हैं और इन्होंने स्थायी बंदोबस्त की नीति चलाई थी। तो आपको याद रखना कि इनमें से कोई नहीं होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? अच्छा, इंडिया कहा गया ना भारत के लोगों को, तो इंडिया जो है इंडस नदी के किनारे बसने वाले लोगों को इंडिया कहा। इसका मतलब है फ्रेंड्स यहाँ पर ये किस भाषा में सबसे पहले यह शब्द किस भाषा से आया है? तो यह ग्रीक भाषा से आया है। इंडिया शब्द किस भाषा से आया है? ग्रीक भाषा से आया है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा का नाम बताइए। सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? अच्छा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा जिसकी सीमा भारत से लंबी है, तो है कौन सा देश है? तो पाकिस्तान है या चीन है या बांग्लादेश है, नेपाल है? इनमें से बताना है आपको। ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं और इनकी सीमा भारत से लगती है। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी सीमा बहुत लंबी है, भारत से ज़्यादा लगती है, बड़ी सीमा लगती है, तो वह है बांग्लादेश। कौन सी है? बांग्लादेश। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम फटाफट से अगले क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर अभी भी क्वेश्चन है तो पेशेंस से बनाए रखें। कहते हैं मेहनत करते हैं जो उनकी हार कभी नहीं होती है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स? मेहनत करना है
और जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको वो क्या करना है, नोट डाउन करते हुए चलना है। और मुझे कमेंट्स में अवश्य बता दें कि आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं और कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से पता थे, जब आप जिनका आपको पता था। तो फ्रेंड्स ये पुलिस का जो सिलेबस है वहाँ से पुलिस का जो आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वहाँ से ही मैंने ये क्वेश्चन उठा करके लाए हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं आपको, इससे आपको पूरा पता हो जाएगा, क्योंकि ये सारे सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों से ही उठाए हैं। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट से क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हमारे अभी चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए प्लीज़। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे लाख बख्श के साथ साथ कुरान खां भी कहा जाता है? किसको लाख बख्श के नाम के साथ साथ उसको कुरान खां भी कहा जाता है? लाख बख्श भी कहा जाता है और कुरान खां भी कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा शासक भारत में हुआ था? तो सारे मुस्लिम शासक हैं। तो इसमें कौन सा शासक भारत में हुआ था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और फिरोज शाह। तो आप बता दूं कि जो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसको क्या कहा जाता है? लाख बख्श के नाम से इसको जाना जाता है। लाख बख्श और कुरान खां के नाम से इसको जाना जाता है फ्रेंड्स। और यह गुलाम वंश का संस्थापक भी है, गुलाम वंश का संस्थापक। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स तो ठीक है फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा जाता है और यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसने एक नए वंश की स्थापना, भारत में शासन की स्थापना की, जिसका नाम था गुलाम वंश। अगला है फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर। यहाँ पर आपको एग्जाम के लिए दर्रे आपको पढ़ने हैं। तो दर्रे आपको फ्रेंड्स उत्तराखंड में भी नीति है, माणा है। इसके बाद से उत्तराखंड में भी और दर्रों के नाम हैं, जैसे उसके बाद हिमाचल प्रदेश में है ना, सिपकीला वगैरह जो दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। उसके बाद सिक्किम में फ्रेंड्स नाथुला दर्रा जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो वह सिक्किम में है फ्रेंड्स। कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो दोस्तों यहाँ पर सिक्किम का जो दर्रा है नाथुला दर्रा, और जो हिमाचल प्रदेश का सिपकीला दर्रा है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अच्छा, उसके बाद फ्रेंड्स 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बांध रिहंद, फरक्का, हीराकुंड, नागार्जुन सागर बांध। तो आपको बता दूं सबसे लंबा जो है वो हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा राज्य में महानदी पर है। महानदी जो है, महानदी पर बनाया गया उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध जो है वह भारत का सबसे लंबा बांध है। तो ये है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ही क्वेश्चन रह रखे हैं। तो हम बात करेंगे भारत में हरित क्रांति की जनक कौन है? तो हरित क्रांति जैसे को आपको पता है 1967 एंड 68, मतलब इस दौरान यहाँ पर हरित क्रांति भारत में मानी जाती है। तो भारत में उसके जो जनक थे वह MS स्वामीनाथन है। याद रहेंगे आप लोग, MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति हुई थी ना। अच्छा, विश्व में पूछा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग है विश्व में हरित क्रांति के जनक। अच्छा, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, विश्व में अलग और भारत में अलग टाइप से। उसके बाद है अगर हरित क्रांति अगर क्वेश्चन आएगा कि हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभाव कौन सी फसल पर पड़ा? तो चावल और गेहूं पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। और इन दोनों में से अगर ज़्यादा पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा बताइए कि किस फसल पर, तो गेहूं पर पड़ा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये हो गया हरित क्रांति जो है भारत में चलाई गई थी। और 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है ना? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, है ना? जो हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनका जो समावेश है वह भाग किस भाग में है? तो संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग तृतीय यानी भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार समावेश है।
अच्छा, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से आपको कंफ्यूज होते हैं फ्रेंड्स। तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 51 क में मौलिक कर्तव्य है दिए गए हैं, जो भाग 4 में। मौलिक कर्तव्य किसमें है? मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य किसमें है? भाग 4 में। और मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3 में। आपको ये याद रखना है, इसमें डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से भिन्न है, अलग बताने आपको, जो अलग है। ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, वेब ब्राउजर और एडोब फोटोशॉप। तो आपको फ्रेंड्स ये पता होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो कंप्यूटर के ऑप्शन, कंप्यूटर के सिलेबस से आया हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ पर, यही आपका अलग है। यहाँ पर कैसे फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा ये तो तीनों हैं, MS वर्ड, वेब ब्राउजर और एडोब फोटोशॉप। तो ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो हमारे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए आवश्यक होते हैं, है ना। जैसे कोई आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कुछ लिखना है, तो MS वर्ड, है ना। वेब ब्राउजर, यदि फ़ोन में आपको नेट चलाना हो तो वेब ब्राउजर, है ना। या वेब पेज बनाना हो, या फिर एडोब फोटो बनानी हो, फोटो एडिटिंग करनी हो, तो उसके लिए एडोब फोटोशॉप। जैसे कि हमारे मोबाइल में सिंपली होता है कि फ़ोटो बनाने के लिए ऐप्स डाउनलोड करो, फ़ोटो बना दो। और MS वर्ड में MS वर्ड भी ऑप्शन होता है, कुछ लिखने के लिए, टाइप करने के लिए होता है ना। फिर वेब ब्राउजर, नेट चलाते हैं। सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन मैन जो पूरे फ़ोन को कंट्रोल कर रहा है, इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को भी कंट्रोल करता है, जो उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तो i4 था, है ना, i3 है। ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ नाम हैं। जैसे प्लेटिनम 4 है ना, MS DOS है। ये सारे क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड, इसलिए ये वाला अलग हो जाएगा, तीनों एक जैसा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेशेंस बनाए रखें। आपको अच्छा ही लग रहा होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। जो वीडियो हैं सारे बहुत अच्छे हैं, कि मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं पहले एग्जाम से। तो बने रहिए वीडियो पर, देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 14 को फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हो गई? इन राजस्व पुलिस व्यवस्था का मतलब है कि यहाँ पे जो नायब तहसीलदार हैं, या फिर जिला कलेक्टर हैं, या जो भी हैं आपके, जो अन्य अधिकारी गण होते हैं, वो भी क्या करें? साथ ही साथ पुलिस का कार्य करें। मतलब जैसे पटवारी है, नायब तहसीलदार है, या जिला कलेक्टर है ना, DM SDM, ये भी क्या करें? पुलिस का काम करे। जैसे जो काम पुलिस का है ना, जनता को कंट्रोल करने का, या फिर समाज में हो रही घटनाओं को देखने के बारे में, तो यहाँ ये काम कौन करे? ये लोग भी करें। तो इसे कब से शुरू हुआ? यहाँ पर 1856, 62, 74 और 1894 में। तो इसका सही जवाब है 1874 ईस्वी में राजस्व पुलिस व्यवस्था भारत में शुरू हुई थी। अगला है फ्रेंड्स 25 नंबर क्वेश्चन। मुचकुंद गुफा है तो बद्रीनाथ के समीप, केदारनाथ के समीप, यमुनोत्री के समीप और गंगोत्री के समीप, इनमें से बताना है आपको कहाँ पर है मुचकुंद गुफा। अच्छा, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, बद्रीनाथ के समीप, बद्रीनाथ के समीप मुचकुंद नामक एक ऋषि ने वहां पर क्या किया था? तपस्या किया था। आपको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने मुचकुंद, जो ऋषि थे, वो जब तपस्या कर रहे थे, तो काल यवन को दौड़ाते दौड़ाते भगवान श्री कृष्ण कहाँ? मुचकुंद की गुफा में ले गए। और जैसे ही वहाँ पर वो पहुँचते हैं, तो वह मुचकुंद ऋषि को वहाँ पर लेटे हुए देखते हैं और तपस्या में लीन देखते हैं, जिस कारण से वह उनको डिस्टर्ब करते हैं। कौन?